खबर आपको पटना से दे दें, तमाम विपक्षी नेता पहुंच चुके हैं और मीटिंग भी शुरू होने वाली है। हेमंत सोरेन का इंतजार किया जा रहा था, बाकी तमाम लीडर्स तो वहां पहुंच गए थे और अब खबर है कि हेमंत सोरेन भी पटना पहुंच चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष की ये रणनीति बनाने के लिए सबसे बड़ी कोशिश है और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि यहां से जो शुरुआत होगी 2024 तक चलेगी, मिलकर लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे, भाजपा को परास्त करेंगे। भाजपा ने इस पर आज तंज भी कसा कि ये कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया आखिरकार कि उसमें अकेले दम नहीं बचा भाजपा को हराने का, नरेंद्र मोदी को हराने का। कुछ तस्वीरों में आप देखिए, बड़े नेता जब पहुंचे पटना, शरद पवार आज पहुंचे, राहुल गांधी सबसे ज्यादा उन पर ध्यान रहा आज, राहुल गांधी को लेने के लिए और बाकी लीडर्स को लेने के लिए भी नीतीश कुमार थे। लेकिन तस्वीर जो दिखाई दी हवाई जहाज से उतरने वाली और नीतीश कुमार के उनको रिसीव करने वाली, वो राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई दी। सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव पहुंचे हैं, उनके समर्थक भी आज पटना की सड़कों पर बड़े उत्साह में नजर आए। उद्धव ठाकरे भी पहुंच चुके हैं। मीटिंग की एक एक डिटेल आपके सामने इंडिया टीवी रखेगा, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि आज राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच कैसे हुई जुबानी जंग। कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। क्या 84 के दंगों के माध्यम से गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या यूनिवर्सिटी में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देके गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या देश में आपातकाल लगा के मीसा में निर्दोष हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर आपातकाल के वक्त निर्दोष औरतों का बलात्कार करवाकर गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या पेड़ गिरना और धरती का कांपना मोहब्बत का इजहार है? और विपक्ष की इस बैठक से पहले बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने भी करारा हमला बोला है तमाम नेताओं पर। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नहीं आ सकते, ममता बनर्जी सीपीएम एक साथ नहीं आ सकते। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जब पंचायत में दोस्ती नहीं हुई तो लोकसभा में कैसे होगी। ममता बनर्जी भी पटना आ गई हैं, लेकिन उन्होंने भी जो बातें पहले कही हैं कि सीपीएम का साथ यदि आप कांग्रेस वेस्ट बंगाल में देगी तो ऐसे में हमारा साथ लेना मुश्किल होगा। सर देखिए, वो तो क्या है कि पर तो बंगाल में जो हिंसा है, अभी तो अधीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा परसों मुर्शिदाबाद में। अधीर रंजन चौधरी को हाईकोर्ट जाना पड़ा और पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिमांड करनी पड़ी। अधीर रंजन चौधरी से पूछे कि बंगाल में क्या होना चाहिए और क्या ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी को स्वीकार करेंगी। तो इसलिए पहले तो नीतीश कुमार और बाकी लोग बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा, वहाँ दोस्ती करा दें कि ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़े। जब पंचायत में दोस्ती नहीं हो सकती तो लोकसभा में कहाँ दोस्ती होगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है, आज तक ब्लैकमेल की ही राजनीति करते रहे और कांग्रेस उस ब्लैकमेल में आने वाली नहीं है। 1 महीने से समय मांग रहे, कहाँ दिया खड़गे साहब ने समय, और राहुल गांधी छोड़कर चले गए, समय नहीं दिया, चले गए अमेरिका भाषण देने के लिए। और संदीप दीक्षित और उनके दोनों राज्यों की जो इकाई है उनका क्या प्रस्ताव है, किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और आज भी संदीप दीक्षित का बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल आए ना आए, रहे न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना 36 का रिश्ता है आम आदमी पार्टी और बाकी। और सब लोग देखिए अरविंद केजरीवाल को पहचानते, और वो सबसे बड़ा स्पॉइलर है कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल।
गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को 2-4-5 सीटें शायद आ सकती थी, लेकिन जाकर खेल बिगाड़ दिया, गोवा में बिगाड़ दिया। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर होगी तभी वो मजबूत होंगे। कांग्रेस के वोट बैंक पर वो बैठे हुए हैं, तो जिस दिन कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे तो अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। सुशील मोदी हो, बीजेपी के तमाम लीडर्स हो, वो कल से इस बात को दोहरा रहे हैं कि इतने सारे अंतर विरोध हैं, इतनी सारी विचारधारा की लड़ाई है इन तमाम दलों के बीच में, अपने अपने राज्य, अपनी अपनी ताकत को संजो कर रखने की इतनी कोशिश है, कैसे ये एक साथ लड़ पाएंगे। और इस बात में कुछ सच्चाई भी है, लेकिन फिर भी आज सारे नेता पटना पहुंचे हैं। नीतीश कुमार ने बुलाया और इसके पीछे लालू यादव जी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। और सब लीडर्स आज कम से कम कैमरे के सामने यही कह रहे हैं कि हम एक साथ आएंगे, बात करेंगे और आगे का कुछ रास्ता भी निकालेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि विपक्ष कुछ भी कर ले, फिर से मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि आप भारत तोड़ो राजनीति करते हैं। किस हिसाब से? मैं कुछ नहीं कहता हूँ। ये देखिए, एक तरह से राजनीतिक कोई दल है ऐसे हैं जो भारत कोई भी सफलता, भारत की कोई भी सक्सेस हो, उनको नेगेटिव, उनको नीचे दिखाना उनका एक तरह से फंक्शन हो गया है, उनका एक फुल टाइम जॉब हो गया है। तो अंग्रेजी में एक फ्रेज है, नेवर रेसल विद अ पिग बिकॉज द पिग इज वेरी हैप्पी विद यू रेसलिंग विद इट एंड यू गेट अप डर्टी। तो मैं इसमें जाता नहीं हूँ, उनको उनके जो स्टेटमेंट्स है उसका रिस्पॉन्ड करने के मैं कोई उचित समझता नहीं हूँ। वो जो भी उनको बोलना है बोले। दुनिया हमारे भारत के बारे में, दुनिया के लीडर हमारे भारत के बारे में, हमारे देशवासी हमारे भारत के बारे में जो महसूस कर रहे हैं, जो सोचते हैं, जो समझ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है और वो हम देखें, समझे और आगे बढ़े। और गृहमंत्री अमित शाह का भी एक रिएक्शन आया, वो भी आपको दिखाते हैं। अमित शाह ये कह रहे हैं कि विपक्ष चाहे जो कर ले, देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें हर हाल में जीतकर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। ऐसा नहीं चलेगा भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार भी 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, महामहिम उपराज्यपाल। तो अमित शाह कह रहे हैं कि मिशन 300 पूरा करेगी भाजपा 2024 में और 15 पार्टियां मुलाकात करेंगे। इस वक्त पटना में मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप सिंह जी भी स्टूडियो पहुंचे हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। दावे तो देखिए, जिसको जो करने हैं वही कर रहा है। अब आगे क्या होगा इस विपक्षी एकता का देखना होगा, लेकिन अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है कि नेता पहुंचे भी तय तिथि पर, तय वक्त पर, बैठक शुरू भी हो गई है। कई बार मिलना ही बड़ी बात होती है। हाँ, दरअसल जो माहौल है विपक्षी खेमे में, उसमें मिलना भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरह की परस्पर विरोधी बातें आ रही हैं, जिस तरह से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है, राज्यों में जिस तरह से तालमेल नहीं हो पा रहा है, ऐसे में मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। ख़ासतौर से चूँकि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है और ममता बनर्जी के खिलाफ है सीपीएम और कांग्रेस दोनों जो यहाँ पहुँची हुई हैं, तो वहाँ चुनाव खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ अदालत में जाएंगे और यहाँ मिलने की बात करेंगे। तो ये थोड़ा मतदाताओं को भी लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि असली जो राजनीतिक गतिविधि हो रही है विपक्षी खेमे की, वो लखनऊ में हो रही है। ये जो एकता है, आप देखें जितने दल आए हैं उनमें से करीब 6-7 दल ऐसे हैं जिनका कांग्रेस से पहले से गठबंधन है। जिनका नहीं है उनके बारे में संशय है। ममता बनर्जी को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को 2 राज्यों में है, उनको देख लीजिए, और उसके अलावा अखिलेश यादव को देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में ना आइए तो हम विपक्षी एकता के लिए तैयार हैं, अगर हमारे राज्य में आ रहे हैं तो फिर मुश्किल होगी। जी,
लेकिन वहाँ अभी अभी मैं आते हुए देख रहा था, पीटीआई पर एक क्लिप चल रही है ओम प्रकाश राजभर की। वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता में जो है मायावती को शामिल किया जाना चाहिए। उनका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में अलग अलग राज्यों में जनाधार है, उनके बिना विपक्षी एकता अधूरी है। और परसों बैठक हुई है मायावती के घर पर उनके कार्यकर्ताओं नेताओं की। उसमें पहली बार 1.5-2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रेस नोट जारी हुआ उसमें कांग्रेस की आलोचना नहीं है, कांग्रेस पर कोई तंज नहीं कसा गया है। तो ये एक संकेत है। क्या ऐसा होने जा रहा है मुझे पता नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये सुन रहा हूं कि उनके भतीजे जो आनंद कुमार हैं जी, वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। ये बात बनेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर बनती है तो मुझे लगता है ये जो विपक्षी एकता का ये आप देख रहे हैं सब कुछ जो सम्मेलन हो रहा है पटना में, उससे बड़ी खबर होगी और उससे ज़्यादा प्रभावी एकता होगी, उसका असर होगा ज़मीन पर। ये जो एकता है ये केवल जो है कहने की एकता है। जो 7 पार्टियां साथ में हैं वो साथ में रहेंगी, लड़ेंगी चुनाव, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम के लिए सीट छोड़ेंगी, या अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस से समझौता करेगी सीटों का। बीआरएस तो स्पष्ट ही कर चुकी है कि नहीं है किसी के साथ। तो मायावती अगर साथ में आती हैं, और मायावती और कांग्रेस, तो आप देखिए अभी अभी जो चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन सब राज्यों में असर पड़ेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, तमाम राज्यों में देखिए मायावती का वोट बेस 5 से 7-8% अलग अलग राज्यों में है, बिना उनके चुनाव प्रचार किए। तो अगर इस तरह का गठबंधन अगर होता है, ये बहुत बड़ा अगर है, कांग्रेस चाहती है, मायावती की हिचकिचाहट है कि कांग्रेस का ही वोट लेकर उनकी पार्टी बनी है। अगर कांग्रेस से अलायंस कर लिया तो वो वोट ऐसा ना हो उधर चला जाए फिर लौट करना है, ये डर हमेशा बीएसपी को सताता रहा। तो आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी बिहार में हमें दिखाई दे रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यूपी में हो रही है, उसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही मायावती जी को लेकर, और कांग्रेस के साथ इस वक्त कैसे संबंध सुधार की कोशिश आप कह लीजिए, या आगे बढ़कर के कोई क्या गठबंधन हो सकता है, उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है यूपी में। लेकिन पटना से आपको एक अपडेट हम दे देते हैं, खबर आ रही है मीटिंग शुरू हो चुकी है। नीतीश चंद्र के पास चलते हैं। नीतीश, कोई अपडेट आपको मिला? औपचारिक तौर पर बैठक शुरू हुई? जी हाँ, बैठक शुरू हो चुकी है। दरअसल हेमंत सोरेन नहीं पहुंच पाए थे, उनका इंतजार हो रहा था, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके थे। बैठक शुरू हो चुकी है और उस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी हैं, क्योंकि संजय झा लगातार आपने देखा होगा जहां कहीं भी नीतीश कुमार जा रहे थे तो उन सारी बैठकों को कोऑर्डिनेट करने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। और इसके अलावा जो तमाम मेहमान पहुंचे हुए हैं, सभी दलों के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि जो अंदर की तस्वीरें हैं वो कितने देर में साझा की जाती हैं मुख्यमंत्री आवास से, क्योंकि अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अंदर से तस्वीरें दी जाएंगी, ये बातें कही गई थी। तो अंदर की वो तस्वीर कब आती है जिसमें ये तमाम बड़े चेहरे एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, और उससे भी बड़ा दिलचस्प ये कि आखिर मीटिंग की शुरुआत में केजरीवाल क्या कहते हैं, फिर इसके कांग्रेस का रिएक्शन क्या आता है उस पर, यदि केजरीवाल अपनी बात दोहराते हैं तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका इंतजार है। मीटिंग शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि करीब 2-2.5 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी की जो वापसी का वक्त है वो 2:30 बजे है। यदि आप कार्यक्रम को थोड़ी देरी से शुरू होने की वजह से थोड़ा विलंब भी मान लें तो यानी 3 बजे तक माना जा रहा है कि ये बैठक चल सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मीटिंग में क्या बातें हुई हैं, क्या निष्कर्ष निकला है, किन बातों पर सहमति हुई, इन बातों को रखा जाएगा। जी ठीक, तो नीतीश चंद्र बता रहे हैं कि मुलाकात जो होनी है, बैठक जो होनी है वो शुरू हो चुकी है। लालू यादव भी इसमें है, नीतीश कुमार तो इस बैठक की अगुवाई कर ही रहे हैं, वो एक वही संयोजक हैं एक किस्म के इस बैठक के, और आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद भी हम कर सकते हैं अब इस बैठक में। लेकिन शुरुआती तौर पर किन मुद्दों से शुरुआत होती है, अरविंद केजरीवाल ने कल जो रुख रखा क्या आज भी वही होगा, ये सब बातें जो ये नेता ही बता सकते हैं जब ये निकल करके बैठक के बाद सामने आएंगे। चलिए, शुरुआत और आगाज तो हुआ विजय जी। बिल्कुल, शुरुआत और आगाज़ हुआ है और मुझे लगता है जो शुरुआत होगी बैठक की उसमें पहली जो आज की प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी बात की जाएगी, और उसके बाद
सिचुएशन है उसके बाद हमारी क्या ज़रूरत है, विपक्षी एकता क्यों होनी चाहिए, सभी दलों को आपसी मतभेद को, अपने जो ईगोज हैं और तमाम चीज़ें हैं उनको क्यों छोड़ने की ज़रूरत है। जो स्मृति जी कह रही हैं वो ठीक बात है कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। वैसे तो ये जग जाहिर बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अकेली कोई पार्टी इस तरह की नहीं है। और जो दूसरी बात की जा रही है कि कंट्राडिक्शंस हैं इनमें, ये भी बात ठीक है, लेकिन इन दोनों से ही पार पाने की कोशिश के लिए ये बैठक है। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा वो कौन करता है, लालू जी करते हैं, नीतीश जी करते हैं या कोई और कर रहा है, उसमें ये बात होगा कि आज की ताज़ा राजनीतिक स्थिति में हमें सबको एक साथ एकजुट होने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी के जो अध्यादेश वाला बयान है उसके साथ इस बैठक की शुरुआत होगी, क्योंकि फिर तो वो बात ही अलग तरीके की हो जाएगी। और ये कंट्राडिक्शंस को भी सब लोग जानते हैं, अपनी अपनी कमजोरियों को, अपनी अपनी ताकत को भी सब जानते हैं, लेकिन जो लड़ाई बड़ी लड़नी है उसमें सब लोग एक हों, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, खासतौर से शुरुआती भाषण में भी। और जो हमें लगता है कि जो बाद में बैठक के बाद स्टेटमेंट आएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी इस बात पर जोर देंगे। और ये फर्स्ट, मैं फिर बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप है। इसको मत समझ लीजिए कि बस आज खत्म हो गई बात और अब नरेंद्र मोदी को हरा कर ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये शुरुआत है और इसके बहुत सारे हिकअप्स हैं। लेकिन ऐसा प्रयोग आखिरी बार कामयाब कब हुआ था, यह आपको याद आता है? ये कामयाब हुआ ना, अभी यदि सबसे पुराना देखें तो हम 89 का कामयाब है। 89 में सब लोग 77 है। 77 तो गैर, सबसे पुराना तो 77 है, उसको तो है ही। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो हाल का देखें 89 में भी सभी दल आए और वो कंट्राडिक्शंस के साथ आए। उस वक्त भी वीपी सिंह की जब सरकार बनानी थी तो जो जो लोग उनके साथ आए वो लेफ्ट और भाजपा भी साथ आए, लेफ्ट और भाजपा भी साथ आए, तो दो धुर भी एक साथ आ सकते। पार्टियों ने मर्ज किया अपने को, वो जनता दल 77 में, वो 89 की बात नहीं 89 में भी किया, जनता दल में, जनमोर्चा के बाद जनता पार्टी, लोक दल ए, लोक दल बी, जनमोर्चा के बाद जनता दल में जब आए तो सब लोग आए उसमें, तो इसलिए इतना मुश्किल काम भी नहीं है। नहीं, लेकिन इतना उस आसान समय भी वो काम नहीं। नेता, वो पार्टियां अपना वर्चस्व मिलाने के लिए तैयार थी एक दूसरे में। आज हर आदमी अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। जरूरत की बात है। अभी जितना क्राइसिस बढ़ता जाएगा ना, पॉलिटिकल पार्टीज का यदि अपना भी जो जिंदगी है, अपना जो करियर है, वो यदि दांव पर लग जाए तो फिर कुछ भी छोड़ने को तैयार हो सकते हैं अभी। और ये जो आज दिखाया जा रहा है ना, इसको किसका करियर दांव पर लगा हुआ है ये मुझे बताइए। ममता जी का करियर दांव पर है? ममता जी कुछ भी कहेंगे मैं तो 30 सीटें जीत जाऊंगी। नहीं, 30 सीटें जीतने से काम नहीं चल रहा ना। पूरा जो पार्टियां क्यों इकट्ठा हुई हैं आज, नरेंद्र, यदि ऐसा ही है तो फिर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? ठीक है, चल जाते। अगर नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का कोई डर उनमें है, इसी वजह से तो ये सब लोग शामिल हुए ना। ये देश को, लोकतंत्र को बचाने की बात तो ठीक है, लेकिन खुद को बचाने की एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी है ये, तो वो कैसे होगा? और उसके लिए कंट्राडिक्शंस को छोड़ना ही पड़ेगा। हम भी ये ना सोचें कि ये कंट्राडिक्शंस के बाद अब कुछ होगा ही नहीं। वो कंट्राडिक्शन धीरे धीरे छूटेंगे, लेकिन इतना आसान तरीके से नहीं। छोड़ने की बात नहीं है। बात यह है कि जब 88, 89 की हम बात करते हैं या 77 की बात करते हैं, तो जो पार्टियां मिली वो उनमें से सब मल्टी स्टेट पार्टी थी। थोड़ा उनका जनाधार हो, ज़्यादा हो, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन 88 की, अगर 89 की बात कर लें आप, तो जनता दल बना मल्टी स्टेट पार्टी, बीजेपी मल्टी स्टेट पार्टी, लेफ्ट पार्टी मल्टी स्टेट पार्टी। इनका जब गठबंधन हुआ तब जाके बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचे, तीनों को मिलाकर। जनता दल नहीं पहुंच पाया। गठबंधन रेलेवेंट था। हाँ। मतलब आप हर राज्य में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर करने की स्थिति में थे। यहां तो इसकी कोई स्थिति ही नहीं बन रही है। पश्चिम बंगाल चले जाइए आप, चाहे उत्तर प्रदेश चले आइए, चाहे आप किसी और राज्य में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, आप बताइए कि कोई और पार्टी जो है, ममता बनर्जी तमिलनाडु में क्या करेंगी, या डीएमके जो है बंगाल में आज आपका झंडा उठाने के लिए कोई पार्टी कार्यकर्ता दूसरे स्टेट में चला जाएगा, वोट कैसे दिलाएगा? हम लोग 77, 89 की बात कर रहे हैं, 98 की बात नहीं कर रहे हैं, 96 की। 96 में भी जो पार्टियां मिली थी आकर के, वो सब एक एक राज्य की पार्टी थी। देवगौड़ा की पार्टी अलग थी, अजीत सिंह की पार्टी उसमें अलग थी। वो पोस्ट पोल भी था, प्री पोल भी कुछ पार्टियां, और कांग्रेस का बाहर से समर्थन था। समर्थन तो बाद में आया, कुछ पार्टियां साथ में भी थी। इसमें भी पोस्ट पोल की संभावना तो बनी सकती है, पोस्ट पोल की हमेशा संभावना रही। हाँ, लेकिन जो उसमें भी 96 में भी कुछ पार्टियां पहले मिलके भी लड़ी थी। कांग्रेस तो नहीं लड़ी थी, कांग्रेस सरकारी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी, एनडीए नहीं बना था, लेकिन बीजेपी के साथ भी कुछ पार्टियां थी, जैसे जनता पार्टी थी, अकाली दल था, शिवसेना था, बीजेपी के साथ शिवसेना थी। इसी तरह जनता दल जो था, उस समय का जनता दल
और उसमें तमाम छोटी मोटी पार्टियां मिलकर लड़ी थी। चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर थे उसके बाद में जब वो बना। तो इस तरह के अरेंजमेंट होते रहे हैं इतिहास में। जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सबको एक साथ लाती है, और वही जो है आपके अंतर विरोधों को भी डाउन आज भी सबको साथ पॉलिटिकल एक चीज और जोड़ दूं मैं माफी चाहता हूं, तीरों को ही रोक रहा हूं बीच में, लेकिन ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है और बैठक की तस्वीर आती होगी वो भी आपको हम लाइव दिखाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।